हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज अभिषेक साहू। कैसे हैं आप सभी? आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, क्लास 12 फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जिसका नाम है टॉर्क इन अ कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। सपोज मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और उसको ले जाकर के मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। सपोज मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और उसको ले जाकर के मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो उस कॉइल पर टॉर्क आखिर कैसे लगेगा, कितना लगेगा, किन कंडीशंस में टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम होगी, इसके साथ साथ मैग्नेटिक मोमेंट का कॉन्सेप्ट यहां कैसे फिट होता है, इसको भी हम समझने की पूरी कोशिश नहीं करेंगे, समझ के यहां से जाएंगे। ठीक है ना? तो बस छोटी सी बात करूंगा, आराम से समझने की कोशिश करना, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले सबसे बेसिक बात कि यदि मुझे किसी बॉडी पर टॉर्क लगाना है तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है। टॉर्क मतलब रोटेशनल फोर्स, वो फोर्स जो किसी बॉडी को रोटेट करा दे, ट्विस्ट करा दे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डस्टर है, इसको अगर मुझे रोटेट कराना है तो फोर्स मुझे किस तरह से लगाने चाहिए। मैंने कहा दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है। दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस यदि किसी बॉडी पर लगे विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन तो बॉडी घूमने लगती है ना। अगर मान लो 5 न्यूटन का जो फोर्स है, 5 न्यूटन का फोर्स मैंने यहां लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स मैंने यहां लगाया, है ना, तो क्या ये बॉडी घूमेगी? नहीं घूमेगी। क्यों? इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, नहीं घूमेगी। सेम लाइन में ये एक्ट कर रहे हैं दोनों फोर्सेस। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक फोर्स लगे अंदर की साइड और दूसरा फोर्स लगे बाहर की साइड, तो फिर ये बॉडी घूम जाएगी। घूमेगी या नहीं घूमेगी? बिल्कुल घूम जाएगी। ये गया ऐसे, मतलब इन दोनों का, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, दोनों का अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन, तो बॉडी घूम जाएगी। इस चीज को हम समझते हैं, बड़ी बेसिक सी बात है। तो अभी हम यहां पर चेक करने वाले हैं, यदि मेरे पास ये कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखिए, करंट फ्लो हो रहा है इसमें इस डायरेक्शन में, तो इस पे कितना टॉर्क लगेगा, क्या इस पे टॉर्क लगेगा भी या नहीं लगेगा। बात समझ में आ गई आपको? चलिए भाई चेक कर लेते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले आपको जो है ना किस पर मतलब जो है ना, हमने कहा कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। अभी मैंने मान लिया कि इसमें एक टर्न है, कितना? एक टर्न। ठीक है ना, बस एक सर्कल, एक साइकिल। ठीक है, तो मैंने कहा कि जैसे मान लो कि ये रही मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पता करेंगे, तो सबसे पहले मैंने कहा कि PQRS पूरी कॉइल पर एक साथ फोर्स हम पता नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अलग अलग साइड्स पर अलग अलग तरह से फोर्स लगता है ना। क्योंकि आप देखो PQ में जब करंट ऊपर की साइड है तो RS में नीचे की साइड है, तो हम करते हैं साइड बाय साइड लेते हैं। हमने पता किया PQ पर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हमने PQ पर, तो हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर बाहर की साइड। ठीक है, इसके साथ साथ जो चार्जेस, करंट ऊपर की साइड ना, तो चार्जेस की डायरेक्शन ऊपर की साइड। ठीक है ना, कन्वेंशनली पॉजिटिव चार्ज हम लेते हैं करंट की डायरेक्शन नाउ। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड, ठीक है, इसके साथ साथ चार्जेस ऊपर, तो फोर्स कहां लगेगा? लेफ्ट हैंड साइड। मतलब अगर मैं PQ की बात करूं तो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, जबकि अगर मैं RS की बात करूंगा तो देखो इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और ये फोर्स। समझ में आ गया? तो ये देखो, ये इन दोनों पे जो लगने वाला जो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद QR की बात करूंगा तो आप देखेंगे इस तरह से हो जाएगा, मतलब फोर्स लगेगा इस पे नीचे, जबकि इसकी बात करूंगा फोर्स लगेगा इस पे ऊपर। तो इस कंडीशन में ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए, तो इस पर जो नेट फोर्स है वो क्या हो गया? तो नेट फोर्स हो गया 0। ठीक है ना? अच्छा, इसके साथ साथ सबका लाइन ऑफ एक्शन सेम है इन दोनों का, तो मतलब इस पे जो टॉर्क लगेगा वो भी कितना हो जाएगा? टॉर्क लगेगा वो भी 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, तो इस कंडीशन में तो कॉइल पे लगने वाला जो फोर्स है, कॉइल पे लगने वाला जो टॉर्क है वो आपका 0 हो गया। बात समझ में आ गई? कॉइल पे लगने वाला जो टॉर्क है वो आपका 0 हो गया। नाउ अगर मुझे करना है डेरिवेशन कि भाई किसी कॉइल पर जो टॉर्क है वो किस तरह से लगेगा, तो हम इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए देखो, तो ये डेरिवेशन जो हम करने वाले हैं ये हमारे सिलेबस में भी आप आराम से हेडिंग बना लें और जो है यहाँ से सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। नाउ मैंने कहा कि मेरे पास जो है ना ये एक कॉइल है, ये मान लेता हूँ मैं, ये रही नॉर्थ पोल। ठीक है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है कुछ इस तरह से,
करंट ऊपर की साइड ये, तो अब आप समझ गए कि फोर्स भी इस पे सेम तरीके से लगने वाला है। यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये कि यहां पर आप देखेंगे ये कॉइल किस तरह से रखी हुई। सबसे पहले याद रखना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, ठीक है, और कॉइल का जो प्लेन है वो ये रहा, ठीक है। ऑल्दो कॉइल का जो प्लेन है वो सॉलिड नहीं है ना, केवल ये एक वायर है जो इस तरह से मुड़ा हुआ है, बाकी ये पोर्शन तो पूरा खाली है। बात समझ में आ गई आपको? ना देखने की कोशिश करो। तो हमने कहा कि ये जो लेंथ है इसकी लेंथ है L, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, ठीक, इसकी लेंथ है L, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I। तो आप मुझे एक बात बताओ, IL वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी? बोला जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। अरे हमने नहीं पढ़ा क्या? हमने पढ़ा है ना कि देखो अगर मैंने कहा ये रही लेंथ, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, तो IL वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होती है? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा, हमने पढ़ा था फोर्स किसी साइड पर कितना लगेगा, तो आपने कहा ILB I इंटू L इंटू B, और ये साइन एंगल, ये थीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने कह दिया साइन एंगल। क्लियर है? ठीक है, तो मैंने कहा कि ये जो एंगल है ये किस किस का बीच का एंगल होता है? तो आपने क्या पढ़ा? बोला ये सर एंगल होता है IL वेक्टर एंड B वेक्टर के बीच का। किसका एंगल होता है? IL वेक्टर एंड B वेक्टर के बीच का। बस आपको इतनी सी कहानी याद रखनी है कि किसी भी साइड पर जो फोर्स लगता है, किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर पर जो फोर्स लगता है, वो हमेशा कितना होता है? IL साइन थीटा, या IL साइन थीटा की जगह हम उसको एंगल बोल सकते हैं। उस एंगल की जितनी वैल्यू होगी हम वो वैल्यू वहां पे पुट कर देते हैं। लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि एंगल किस किस के बीच का होता है? IL वेक्टर एंड B वेक्टर। बात समझ में आ गई? तो देखो यहां पर देखना, अगर मैं बात करूं कि ये रही हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, समझ गए? भले ही आप चाहो तो यहां पर एक साउथ पोल बना दो। बात समझने की कोशिश करो। ये रही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये रही अल्फा। ये क्या है? अल्फा। देखो कोई भी कॉइल इस तरह से रखी हुई है, इस तरह से, ये कॉइल इस तरह से रखी हुई है, तो आप सिंपल सी बात है ना कि कॉइल में 4 साइड है, ठीक है, तो इस साइड के और मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री है, जबकि इस साइड के ये जो तिरछी में है, मतलब इस साइड के और इस साइड के साथ जो एंगल बन रहा है वो है अल्फा। बात समझ में आ गई ना आपको? चलिए बात ठीक है। चलिए ये हो गया अल्फा, और ये है इसकी ब्रीथ B, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I। क्लियर है? सिमिलरली अगर ये L है तो ये B है, ये L है तो फिर ये भी B है ना। कुछ नहीं करना आपको। अगर मैं बात करूं आपसे फिर से PQRS, तो फोर्स ऑन PQ, फोर्स ऑन PQ बताओ कैसे लगेगा? तो फोर्स ऑन PQ कितना लगेगा? I इंटू L इंटू B, I इंटू L इंटू B। और ये देखो मैग्नेटिक फील्ड और IL वेक्टर, ये रहा IL वेक्टर और ये रही मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये रहा IL वेक्टर, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच में एंगल है 90, तो हमने sin 90 की वैल्यू पुट कर दी, तो कितना आ गया? ILB। आपने देखा कि इसके अंदर कितना फोर्स लगने वाला है, तो आपने जो है इसकी जगह लिख दिया कि ये फोर्स लग रहा है अंदर की साइड, तो ये कितना हो गया? ये फोर्स अंदर की साइड हो गया, तो हमने लिख दिया इसको डॉट से दिखा दिया, सॉरी क्रॉस से दिखा दिया, ये फोर्स अंदर की साइड लगा, ठीक है। जबकि हमने इस पे देखा ये फोर्स क्या लग रहा है? मतलब बाहर की साइड। चेक कर लो मोशन ऑफ चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड, और ये बाहर की, थंब बाहर की साइड आ रहा है, तो ये फोर्स भी क्या लग रहा है? बाहर की साइड, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स बाहर की साइड। बात समझ में आ गई आपको? तो ये कॉइल हमारी इस तरह से घूम सकती है, लेकिन इस बार हमें यहां भी चेक करना होगा कि इस पर कितना फोर्स लगने वाला है, ठीक है। तो मैं एक चीज यहां पे और लिख दूं, फोर्स ऑन RS। फोर्स ऑन RS कितना हो जाएगा? I इंटू L इंटू B। देखो इसके साथ भी एंगल 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन ये जो है फोर्स ये है बाहर की साइड, ठीक है। नाउ एक चीज और देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं इस QR पर कितना फोर्स लगेगा, और इस QR पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? सबसे पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप अपने एग्जाम में लिखते हैं, आप अपनी कॉपी में लिखते हैं, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि QR और PS के QR और SP ब्रांचेस पर जो फोर्स लगेगा, SP साइड पर जो फोर्स लगेगा, वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। लेकिन कितना लगेगा इस चीज को भी थोड़ा समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखो ये QR रखा हुआ है ऐसे, इस QR को देखो, ये QR मतलब आप ऐसे समझ लो कि ये QR है ऐसे, ठीक है। अच्छा एक चीज और क्लियर मैं आपको करा दूं, देखना ये रखा हुआ था हमारा इस तरह से कॉइल, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसे, ये रही,
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये हमारी कॉइल का, ये है आपका QR और ये है आपकी PQ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसे, बात समझ में आ गई। तो इसके और इसके बीच में एंगल कितना, इसके और इसके बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री, जबकि इसके और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा क्या, नहीं होगा। बात समझ में आ गई ना आपको। तो आप इसको देखो, ये रहा मेरे पास क्या, QR, और ये रही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में एंगल है अल्फा। ठीक, तो इस QR के दो कंपोनेंट हैं, इस QR के दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट होगा ये रहा, ये देखो इस QR में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और एक कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई आपको। तो मैंने कहा आपसे कि एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। चलिए, ये मेरे पास क्या है, ये Q, ये R, इसमें करंट फ्लो रहा है आपके पास B, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर और एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा भाई, आप ऐसे देख लो, अगर ये B है तो ये हो जाएगा आपके पास, और ये बन रहा है अल्फा, तो ये हो गया आपके पास B cos अल्फा, ठीक है, और ये हो गया आपके पास B sin अल्फा। ठीक है ना। तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड किस पर एक्ट करेगी, क्या B cos अल्फा पे करेगी, नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल और एंटी पैरेलल कंपोनेंट पर एक्ट नहीं करती है, फोर्स नहीं लगाती है। किस पे एक्ट करेगी, B sin अल्फा पर। बात समझ में आ गई आपको। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे तो B sin अल्फा और ये ही मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री ना। तो देखो मैंने कहा कि फोर्स ऑन चेक कर लो, B sin अल्फा कहाँ है, अंदर की साइड, ऊपर नहीं है, ऊपर तो आपको दिखाई दे रहा है। देखो ये रही QR, ये रही आपके पास QR, ठीक है, एक कंपोनेंट ये और दूसरा कंपोनेंट ये, मतलब कुछ इस तरह से, एक कंपोनेंट आपका इसके साथ, एक कंपोनेंट आपका इसके साथ, देखो ये इस तरह से, एक कंपोनेंट इसके साथ और एक कंपोनेंट अंदर की साइड। ठीक है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, इस पे तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, फोर्स किस पे लगेगा, ये वाले कंपोनेंट पे, अंदर वाले कंपोनेंट पे। ठीक है, तो मैंने कहा कि मोशन ऑफ चार्ज अंदर की साइड, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड, तो ये फोर्स लगा डाउनवर्ड। ठीक है, तो इस पे फोर्स लग गया डाउनवर्ड, जबकि इस पे फोर्स कैसे लगेगा, इस पे लगेगा अपवर्ड। देख लो, बात समझ में आ गई ना। इसका जस्ट ऑपोजिट है, इस पे अपवर्ड लग जाएगा। तो मैं क्या बोलूं, फोर्स ऑन QR इज इक्वल टू I, ये लेंथ है ना, तो इसकी लेंथ कितनी ले लेंगे भाई, IB sin अल्फा इंटू B। ठीक है, तो इस चीज को हम किस तरह से लिख सकते हैं, आप ऐसे लिखो IB sin अल्फा। क्लियर है इतनी बात ना। तो फोर्स ऑन QR ये हो गया, बात समझ में आ गई आपको। चलिए, ये फोर्स कहाँ है, बोले ये लग रहा है डाउनवर्ड, जबकि फोर्स ऑन देखो, फोर्स ऑन आपका जो है क्या बचा भाई, SP, फोर्स ऑन SP कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका IBB sin अल्फा। ठीक है, और ये लगेगा आपका अपवर्ड। क्लियर है इतनी बात। चलिए, ये चीज आपको क्लियर हुई, बस कुछ नहीं करना, आप यहां पे लिखेंगे, आप यहां पर लिखेंगे कि जो फोर्स QR है, फोर्स ऑन साइड QR, आप यहां से आप ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स ऑन। अच्छा, एक चीज और करेंगे अपन, यहां पर थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। फोर्स ऑन QR एंड SP cancels each other. So force on PQ and RS constitutes couple and hence makes और टॉर्क कपल बनाते हैं, इसका मतलब है टॉर्क लगाते हैं। बात समझ में आ गई आपको। चलिए ध्यान से देखो, अगर मैं इसका जो है ना, अगर मैं इसका टॉप व्यू दिखाना चाहता हूं, क्या दिखाना चाहता हूं, टॉप व्यू। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक कॉइल है, ठीक है ना, ये कॉइल है, यहां पर एक छोटी सी चीज हमें और रिप्रेजेंट करनी है, ये मेरे पास एक कॉइल है। इसका अगर टॉप व्यू दिखाऊंगा तो आपको ऊपर से केवल इतना ही पोर्शन तो दिखाई देगा, पूरा दिखाई तो नहीं दे जाएगा ना। इसका अगर मैं टॉप व्यू ऊपर से देखने पे देखूंगा तो मुझे केवल ये दिखाई देगा। बात समझ में आ गई आपको। चलिए, तो अगर मैं इसका टॉप व्यू दिखाऊं तो मुझे कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये देखो, इसका टॉप व्यू ऐसा है। चलिए, ये बना दिया मैंने, ये इसका टॉप व्यू। क्लियर है। अच्छा देखो,
टॉप व्यू से अगर हम देखेंगे तो एक फोर्स लग रहा है अंदर की साइड, ठीक है, और एक फोर्स लग रहा है बाहर की साइड, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो एक फोर्स हमें अंदर की साइड इस तरह से दिखाना होगा और एक फोर्स बाहर की साइड हमें इस तरह से दिखाना होगा। बात समझ में आ गई आपको? चलिए इसके बाद देखो, इसके बाद एक चीज यहां पर और रिप्रेजेंट करने की होती है कि जिसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। क्या बोलते हैं? एरिया वेक्टर, ठीक है। मैंने कहा ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास जो है ना ये इस तरह से प्लेन मतलब कॉइल रखी हुई है, ठीक है। एरिया वेक्टर का मतलब क्या? इस पर 90 डिग्री, ठीक है, इसकी प्लेन पर 90 डिग्री डाल दो, यहां पे 90 डिग्री डाल दो, अगर ऐसे है तो 90 डिग्री डाल दो। बात समझ में आ गई आपको? तो मैं ऐसे दिखा सकता हूं कि एरिया वेक्टर का मतलब है कि ये हमारे पास कॉइल हो गई, इस पर 90 डिग्री ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये देखो इस तरह से मैंने 90 डिग्री बनाया इसके ऊपर, ये हो गया आपके पास एरिया वेक्टर, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां भी 90 डिग्री है, यहां भी 90 डिग्री है, यहां भी 90 डिग्री है, ये बना दिया मैंने। ये देखो ये क्या है आपके पास? Q, ये R, ठीक है, ये फोर्सेस वगैरह की डायरेक्शन है और ये बन गया मेरे पास 90 डिग्री। ध्यान से देखना, ये Q, ये R, एक फोर्स लग रहा है इस पे अंदर, एक फोर्स लग रहा है इस पे बाहर। समझ गए ना? ये जो फोर्स है ये पूरी कॉइल पे लग रहा है, सिर्फ QR पे नहीं। लेकिन हम इसको देखेंगे ऊपर से देखोगे ना तो आपको जो है ना ये दिखाई देगा और दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन दिखाई देंगी, ठीक है। चलिए तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये रही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। बात क्लियर है? ये मैंने एक फोर्स बना दिया है, ठीक। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ये एंगल कितना, ये देखो ये B है, ये एंगल कितना बोला, ये एंगल है अल्फा, ठीक। ये क्या है देखो ध्यान से, ये क्या है बोला, ये है एरिया वेक्टर। सर अगर ये एरिया वेक्टर है तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 90। हमने इसको नाम दे दिया, ये एंगल कितना हुआ, देखो ये पूरा एंगल है 90, जबकि इतना एंगल हमने नाम दे दिया थीटा। क्लियर है? ये एंगल बताओ ये कितना बोला, ये 90, ठीक। ध्यान से देखो, अगर ये 90 है, ध्यान से देखो थोड़ा सा मैथमेटिक्स काम आएगा, अगर ये 90 है पूरा, ठीक है, ये थीटा है, तो क्या ये 90 माइनस थीटा हो सकता है? बोला सर हो सकता है। अगर ये 90 है 90 माइनस थीटा तो फिर ये थीटा। बात समझ में आ गई आपको? चलिए ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं आपको एक बार और क्लियर करा देता हूं। मैंने कहा ये था एंगल, इसको भी मत देखो, मैंने कहा ये था एंगल अल्फा, ठीक है, ये ओवरऑल एंगल है 90 क्योंकि हमने एरिया वेक्टर डाला है, ये ओवरऑल एंगल है 90, ठीक है। तो चलो ये ओवरऑल एंगल 90, तो ओवरऑल एंगल 90 था ना, तो इतने से इतने के बीच में एंगल थीटा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस पूरे को थीटा के टर्म्स में लिखना चाहता हूं तो मैं इसको लिखूंगा, ये वाले एंगल को लिखूंगा 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 था तो ये 90 माइनस थीटा। चलिए ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा। बात समझ में आ गई आपको? ये एंगल हो गया आपके पास थीटा। क्लियर है ना? नाउ अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको सिंपल सा इतना काम करना है कि बस काम हो गया, बस काम हो गया। ये देखो ये क्या बोला, थीटा के टर्म्स में देख रहा हो, ये आपका बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। बस क्लियर इतनी बात? नाउ देखना, देखो ये जो परपेंडिकुलर है किस किस के बीच में है? ये एक फोर्स, ये दूसरा फोर्स, ये फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या? फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ तो हम जानते हैं टॉर्क का मतलब क्या? टॉर्क का मतलब है फोर्स इनटू, मतलब दोनों का में से कोई भी एक फोर्स ले लो, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स ऑन PQ एंड फोर्स ऑन RS दोनों की वैल्यू बराबर है, तो मैं लिखा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। चलिए भले ही मैं इसको नाम देना चाहूं तो दे सकता हूं, ये हो गया मेरे पास QR और इसको मैं नाम दे दूं T, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा यहां पर टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स लग रहा है ILB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? देखना ध्यान से, मुझे क्या क्या पता है, देखो मुझे क्या पता है भाई, मुझे पता है हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर निकालना है, कैसे निकालूंगा? साइन थीटा से। देखो हाइपोटेन्यूस पता है मुझे कितना है, बोला B, परपेंडिकुलर निकालना है, तो क्या मैं यहां से निकाल सकता हूं? देखो QT, अरे भाई QT है ये तो, है ना, बहुत ज्यादा क्यूट है। देखो Q और ये T, तो QT परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, QT अपॉन QR, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू क्या होता है भाई? साइन थीटा। चलिए तो QT की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपकी? QR साइन थीटा। मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई? QT इज इक्वल टू QR की वैल्यू थी B साइन थीटा। क्लियर है इतनी बात?
चलिए तो इस वैल्यू को उठा करके हम पुट कर सकते हैं, यहाँ पे कर दें पुट। चलिए तो देखो टाउ इज इक्वल टू, या आपका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होने वाला है, तो हम इसको साइड में लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ये लाइन बनाई, तो टाउ इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स की वैल्यू है आई एल बी, क्या आपको दिखाई दे रहा है, इंटू बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, बी साइन थीटा। क्लियर है। तो टाउ इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा, देखना, लेंथ इंटू ब्रीथ, क्या हो गया ये आपके पास एरिया, तो आई इंटू एरिया इंटू बी साइन थीटा, आई इंटू एरिया इंटू बी साइन थीटा। इसके बाद देखो हम अपने कैमरे को एक बार चेक करें और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। आई ए बी साइन थीटा, देन आप देखेंगे कि टाउ, अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, कितने, इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, n नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, देन अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है। ध्यान से देखो, अब यहां पर जो एन आई ए है, यह है आपका मैग्नेटिक मोमेंट। क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। सर एक बार क्लियर करो, बिल्कुल क्लियर करते हैं। पहले आप यहां पे लिख दो टाउ इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल m से, ठीक है, एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, ठीक है। एक्चुअली मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो I इंटू ए होता है, ठीक है। n तो आपने ऐसा बोल दिया कि भाई अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो आपका, तो हमने उसको कंस्टिट्यूट मतलब उसको इंक्लूड कर लिया। n अगर नहीं भी होता तो जो मेन फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट का वो है I इंटू ए, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा हो गया। अगर हम इसको जो है किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वेक्टर, तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, साइन थीटा आपको देखने को मिल रहा है, तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। अब हम आपको बताएं कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या है और इसकी क्या जरूरत है, ठीक है, पहली चीज, ठीक है। अच्छा एक चीज आपको बता देता हूं, जैसे मान लो अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि हमारे पास हमने पढ़ा हुआ था, क्या हमने पढ़ा हुआ था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसी तरह से ये है आपका मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। देखो कोई भी जो कॉइल है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, कोई भी कॉइल जिसमें करंट फ्लो हो रहा है भाई, वो देखो जैसे मान लो मैंने कहा ये कॉइल है मेरे पास, ये मैंने एक सर्कुलर कॉइल मान ली, इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेंगी भाई, यहां से जाएंगी, बाहर से बाहर निकलेंगी। बात समझ में आ गई आपको। जैसे मान लो मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या कर रही हैं, अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती हैं, बोला यहां से वहां से अंदर घुसती हैं और यहां से बाहर निकलती हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से यहां से बाहर निकल रही हैं, ठीक है। यहां से अंदर घुस रही हैं और वहां से बाहर निकल रही हैं, यहां से अंदर घुस रही हैं और वहां से बाहर निकल रही हैं। तो देखो एक साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती हैं और दूसरी साइड से अंदर जाती हैं, एक साइड से बाहर निकलती हैं दूसरी साइड से अंदर जाती हैं। तो ये जो कॉइल है हमारे पास वो किस तरह से एक्ट करती है भाई, उसका एक फेस नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करता है और दूसरा जो फेस है वो साउथ पोल की तरह एक्ट करता है। क्या बोला मैंने आपसे, मेरे पास जो है ना ये करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है। तो करंट कैरिंग कॉइल में क्या होता है, ये इस तरह से करंट कैरिंग कॉइल में क्या होता है कि एक साइड से जो लाइन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो अंदर जाती है, दूसरी साइड से बाहर निकलती हैं। सिमिलरली हमारी जो है ना मैग्नेट में होता है, बाहर मैग्नेट में कि एक साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है, साउथ पोल में जाती हैं, नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है, साउथ पोल में जाती हैं। तो इस कॉइल का जो एक फेस है वो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा और दूसरा फेस साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा। समझ में आई ना। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक मूवमेंट होता था, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, उसी तरह से मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रिक मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती थी वो क्या होती थी भाई, ये माइनस क्यू से प्लस क्यू, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है भाई इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का, आप जानते हो भाई क्यू इंटू डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है, हमने कहा 2l या फिर डिस्टेंस मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है। मैंने कहा इन दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस l हो गई, तो q इंटू एल। बात समझ में आई आपको, बात समझ में आई आपको। Q इंटू एल क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, तो चार्ज इंटू एल। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई हमारे पास जो है ना एक मैग्नेट है,
इस मैग्नेट में जैसे मान लो कि भाई इलेक्ट्रिक डायपोल में चार्जेस होते हैं, इसी तरह से मैग्नेटिक डायपोल में ये आपका पोल स्ट्रेंथ होती है, जिसको हम m से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। किससे? m से रिप्रेजेंट कर दिया। तो भाई मैंने कहा भाई पोल स्ट्रेंथ होती है, तो यहां पर जो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m इंटू आपका इन दोनों के बीच की डिस्टेंस l। ठीक है, तो मैग्नेट में तो आप m इंटू l ले सकते हो, लेकिन अगर किसी कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो। देखो ये जैसे मान लो बाहर मैग्नेट तो मैग्नेट की तरह एक्ट करेगी, तो इसमें जो है ना मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका m इंटू l। लेकिन अगर मेरे पास ये कॉइल है तो इसमें तो ना पोल स्ट्रेंथ मुझे यहां पे दिखाई दे रही है और ना ही इसमें कोई लेंथ दिखाई दे रही है, तो इसमें क्या बोलते हैं, इसमें फॉर्मूला हो जाता है मैग्नेटिक मोमेंट का, इसमें फ्लो हो रहा है करंट, इसमें पोल स्ट्रेंथ की जगह इसमें फ्लो हो रहा है करंट, और जो है ना इसका होता है कुछ एरिया। समझ में आ गया? तो मैग्नेटिक मोमेंट को हम लेते हैं m, और m का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इनटू एरिया, करंट इनटू एरिया। नाउ अगर मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन की बात करें तो क्या करते हैं, तो भाई जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, एक बार कैमरे को चेक करें, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन को अगर हम कंसीडर करें, जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रो डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो -q से +q होती है, इसी तरह से अगर मैं यहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन को कंसीडर करूंगा तो वो कैसे होगी? तो आपको करेंगे भाई करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे और जो थंब होगा वो आपको मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन देगा। क्या? करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो और करंट जो होगा मतलब थंब जो होगा आपका मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन को देगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे यहां से बोलूं कि यहां पर करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से, तो करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, और जो थंब जो होगा वो आपको बताएगा कि मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ है। तो यहां पर आप देखेंगे तो आप लिखेंगे भाई डायरेक्शन, या फिर ऐसे बोलोगे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज इनवर्ड या इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं सभी स्टूडेंट से कह दूं कि भाई जो मुझे रेगुलरली देख रहे हैं या फिर जो मुझे देख रहे हैं, जो क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस है वो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। किसी भी टॉपिक के बाद अभिषेक साहू लिख के आप सर्च करेंगे, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इसके साथ साथ एक बात जरूर और कहना चाहूंगा कि जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर के आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वो सारे कराए जाएंगे। यहां तक जो हमने जो है ना स्ट्रेट कंडक्टर तक सारे न्यूमेरिकल करा दिए, अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल जो आपके कंपटीशन तक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको भी कराया, तो आप आराम से सारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। सबको देखो, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियरिंग करने वाली वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है ना? थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अगर आप चाहते हैं मेरी एनर्जी बहुत सारे लोगों तक पहुंचे और थोड़ा सा मुझे भी कंट्रीब्यूशन अगर आपका मिले, तो उस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर बैठे होगे, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर पॉसिबल है स्कूल फ्रेंड्स के साथ, तो ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।